अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जिसका ताल्लुक बड़े सगीर से, और उसका नाम है चाणक्य कौटिल्य। आज से बहुत पहले तकरीबन 325 कबल मसीह में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम बड़े सगीर से पिस्पा होकर वापस जा रहा था तो एक बहुत ही एम्बिशियस हिंदू टीचर ये सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था। इस स्कॉलर का नाम था चाणक्य कौटिल्य। व्यूअर्स, कहा जाता है कि सन 323 कबल मसीह में चाणक्य ने एक टीचर होते हुए अपने पास इतने फंड्स जमा कर लिए कि उसने एक किराए की फौज हायर करी, यानी मर्सनरी आर्मी तैयार करी। और इसका मकसद था उस वक्त के बादशाह धनानंदा को तख्त से हटाना। लेकिन हैरान कुन तौर पे चाणक्य ने कभी भी बादशाह बनने की या तख्त की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि नंदा को तख्त से हटाकर एक कठपुतली बादशाह को तख्त पे बिठाया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने वो हासिल किया जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, और वो था मौर्यन अंपायर या मौर्यन डायनेस्टी। ये चाणक्य की बदौलत ही मुमकिन हुआ कि मौर्यन डायनेस्टी बड़े सगीर की सबसे बड़ी मकामी हुकूमत बनी। व्यूअर्स, चाणक्य क्योंकि एक टीचर था और एक फिलोसफर था तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस किताब में उसने हुकूमत और सियासत करने के वो सुनहरे और हकीकत पसंदाना असूल और कवायद बताए जो कि बड़े सगीर के तोलो अर्ज में नाफिज किए गए। तो ये है कहानी चाणक्य की। व्यूअर्स, चाणक्य 375 कबल मसीह में पैदा हुए और तालीम हासिल करने के बाद रोजगार की तलाश के लिए पतलीपुत्रा चले गए। पतलीपुत्रा उस वक्त के बादशाह धनानंदा का दारुल खिलाफा था। वहां चाणक्य को शाही मुशीर मुकर्रर किया गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद अपने इल्म और जरूरत से ज्यादा जहानत की वजह से उनको दरबार से बेदखल कर दिया गया। इस बेइज्जती के बाद चाणक्य ने अपने आप से एक वादा किया कि वो इस रसवाई और जिल्लत का बदला लेगा और इस सालिम शाही खानदानी रियासत का खात्मा करेगा और उसकी जगह एक नया और बेहतर फलाही निजाम लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए चाणक्य को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो कि उस तख्त का और बादशाहत का असल दावेदार हो और धनानंदा को चैलेंज कर सके। ये मुश्किल तब आसान हुई जब चाणक्य को नंदा खानदान का एक असल चश्मो चिराग मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता की चाणक्य के लिए अहमियत को समझने के लिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त का बादशाह धनानंदा असल में कौन था। तो व्यूअर्स, कहानी में ट्विस्ट ये है कि धनानंदा असल में एक नाई या बार्बर का बेटा था जो कि उस वक्त की मलका के हरम में रहता था और मलका के साथ उसके काफी करीबी मरासिल थे। इस कुर्बत का फायदा उठाते हुए उसने काफी सारे शाही मुशीरों को अपने साथ मिला लिया और मौका मिलते ही बादशाह का तख्ता उलट दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने मलका के बेटों को एक एक करके मार दिया ताकि उसकी औलाद के लिए तख्त तक का रास्ता आसान हो जाए। तो धनानंदा एक बार्बर या नाई का बेटा था और अपने आबाओ अजदाद की इस नाइंसाफी और नाजायज जुल्म की वजह से वो अपनी राया में कुछ खास मकबूल नहीं था। वापस आते हैं चंद्रगुप्ता पर। चंद्रगुप्ता बादशाह की एक ऐसी बीवी का बेटा था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था, और हुकूमत बदलते ही और बादशाह के मारे जाने के बाद चंद्रगुप्ता और उसकी माँ अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़कर एक जंगल में आ बसे। चाणक्य को जब बादशाह के दरबार से बेदखल किया गया तो वो उस जंगल में आया और उसने वहां पर चंद्रगुप्ता को देखा। कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्ता को पहले से जानता था और उसको इस बारे में इल्म था। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता की कफालत का जिम्मा लिया और वो उस छोटे बच्चे को लेकर टेक्सला की तरफ निकल आया। टेक्सला उस जमाने में इल्म फनून का मरकज जाना जाता था। टेक्सला में रहते हुए चाणक्य ने न सिर्फ टेक्सला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया बल्कि साथ साथ चंद्रगुप्ता को हुकूमत, सियासत और स्टेट्समैनशिप के बहुत सारे गुर सिखाए। यहाँ रहते हुए चाणक्य ने कुछ हमख्याल लोगों को अपने साथ मिलाया जो कि मुस्तकबिल में हाकिम वक्त धनानंदा को तख्त से हटाने में उसकी मदद करेंगे। इसी दौरान एक उस्ताद और फिलोसफर होते हुए भी चाणक्य ने काफी सारी दौलत इकट्ठी और अलेक्जेंडर के छोड़े हुए फौजियों को किराए पर हासिल कर लिया। कुछ छोटे सरदारों को अपने साथ मिलाया और जल्द ही धनानंदा के दारुल हुकूमत पतलीपुत्रा पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में चाणक्य को नाकामी हुई। कुछ ही अरसे बाद चाणक्य ने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज किया और आहिस्ता आहिस्ता छोटे सूबों को अपने साथ मिलाता हुआ, फतह करता हुआ उसने दारुल हुकूमत पतलीपुत्रा का मुहासरा कर लिया। इस मर्तबा उसकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई और उसको फतह मिली। कुछ जगह कहा जाता है कि चाणक्य ने धनानंदा को कत्ल कर दिया, लेकिन कुछ मौरख ये लिखते हैं कि उसने उसको मुल्क बदर कर दिया। लेकिन चाणक्य ने नंदा सल्तनत का खात्मा किया और एक आली शान मूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को इस आली शान सल्तनत का बादशाह मुकर्रर किया
اور خود اس کا سب سے قابل اور سب سے قریبی مشیر بن گیا۔ چندر گپتا اور چنکیا کی اس سلطنت کو برے صغیر کی سب سے بڑی مقامی سلطنت کہا جاتا ہے۔ چنکیا نے ایک بہت بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے ایک افیکٹو نظام متعارف کروایا جو کہ ایک مرکزی نظام تھا۔ شہر اور دیہات کے الگ الگ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک متوازی یا پیرالل سسٹم بنایا گیا۔ یہ گورننس سسٹم آج کل کے بلدیاتی نظام جیسا تھا۔ تجارت کی حوصلہ افزائی کی گئی، لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی گئی۔ چنکیا نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس کا فائدہ اس ملک کی اور مملکت کی معیشت کو پہنچا۔ چنکیا نے تمام ٹیکس ختم کر دیے، بہت محدود ٹیکس بہت کم لوگوں پر لگائے گئے اور اس اقدام کی وجہ سے مملکت میں خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی۔ ٹیکس ختم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کی بغاوت سے ڈر کر وہ ظالم نظام ختم کر دیا گیا۔ موریان ڈائناسٹی نے پورے ملک میں مواصلات کا ایسا بہترین نظام متعارف کروایا جہاں پہ دور دور کے شہروں کو روڈز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا۔ سلطنت کے طول و عرض میں بچھائے گئے سڑکوں کے اس جال کا جہاں ایک مقصد تجارت کو فروغ دینا تھا، وہیں ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ فوج کو، ایک بڑی فوج کو بہت جلد ایک طرف سے دوسری طرف موو کروایا جا سکے۔ چندر گپتا کے ان تمام انقلابی اقدامات کے پیچھے جو ایک مائنڈ تھا وہ تھا چنکیا کا۔ چنکیا اور چندر گپتا نے آج سے کئی سو سال پہلے ایک ایسا فلاحی نظام متعارف کروایا جس میں حکومت یا سرکار ان تمام لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتی تھی جو مفلوج تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے یا کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی بات کریں گے چنکیا کے فلسفے کے بارے میں۔ چنکیا کا فلسفہ تھا کہ انسان اپنی زندگی میں ایک مقصد کا تعین کرے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور تگ و دو کرے۔ کسی مقصد کے بغیر زندہ رہنا بیکار ہے۔ چنکیا کا کہنا تھا کہ ایک بادشاہ کو سیاسی، مالی، ریاستی اور سماجی مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان مسائل کو چالاکی اور تیزی کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں چنکیا نے سماجی، مالی اور ریاستی مختلف مسائل کے حل پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں ان کے حل کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ناظرین، چنکیا کا فلسفہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم جزو ہے جو کہ آج کے دور میں بھی عملی طور پر بھارت کی خارجہ پالیسی، سیاست اور مقامی سیاست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنکیا کے اثرات بھارت کی معیشت اور خارجہ پالیسی پر بہت گہرے ہیں۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد ملتا رہے۔